अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल एफ, दैट इज अबाउट गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज। इसके अंदर हमने अपना यूनिट नंबर 1 खत्म करा था, दैट वाज अबाउट द डिफरेंट फैसिलिटीज के बारे में, रेगुलेशंस क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं वो उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। उसके अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था दैट वाज अबाउट फ्रॉड, कि फ्रॉड क्या होंगे, किस तरीके से क्लासिफाई करा जाएगा, उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करी जाएगी। आज हम अपना यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं उन पर जो इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस होने वाली हैं। इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशंस, इंटरेस्ट रेट का फ्रेमवर्क, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट एंड मिनिमम क्रेडिट बैलेंस इन द कंपोजिट कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ फार्मर के केस में डिस्क्रिप्शन दी गई है बैंक्स को, उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर टर्म डिपॉजिट का प्री मैच्योर विड्रॉल होता है तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कुछ प्रोविजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपको टर्म डिपॉजिट के रिगार्डिंग प्री मैच्योर की कुछ पेनल्टीज लगानी है तो उसकी पॉलिसी होनी चाहिए, जो चार्जेस हैं वो वेग नहीं होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए एक्सेट्रा, हमने देखा था। नॉन रेजिडेंट्स के जो रुपी डिपॉजिट्स अकाउंट होंगे उनके अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से लगेगा। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स जिसके अंदर हम बेसिकली एफसीएनआर अकाउंट डिस्कस करेंगे, उसके अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट की प्रोविजंस वर्क करेंगी। कुछ प्रोहिबिशंस हैं एंड प्रोहिबिशंस के रिगार्डिंग कुछ एग्जम्पशन है कि किन के ऊपर जो है प्रोहिबिशंस है वो अप्लाई नहीं होने वाली है, उन चीजों को हम देखने वाले हैं उसके। ठीक है, हम ये अपना यूनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, जो भी डिपॉजिट्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे किए जाएंगे वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई आपको पे करने हैं। ठीक है, बैंक्स फ्री हैं कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट लगाना है, बट उन्हें जो भी गाइडलाइंस दी हुई है गाइडलाइंस के अंदर रहते रहते ही अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करने हैं। उसके बाद जो ये गाइडलाइंस है ये इट विल अप्लाई टू ऑल द बैंक्स दैट आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। चाहे वो कोई भी बैंक हो जो इंडिया के अंदर ऑपरेशन कर रहा है उसको आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी ही पड़ेंगी एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट उनको एज पर गाइडलाइंस ही लगाने पड़ेंगे। ऑल बैंक्स ऑपरेटिंग इंडिया में आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी इंडिया के अंदर ब्रांचेस है सारे। बट ऐसे बैंक्स जो है तो इंडियन बैंक्स बट उनकी क्या है, फॉरेन के अंदर ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई इंडिया है, ठीक है, इसकी एक ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जो एसबीआई इंडिया वाला है उसके ऊपर तो गाइडलाइंस लगने वाली है इंटरेस्ट की जो आरबीआई देगा, बट जो ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसके ऊपर गाइडलाइंस नहीं लगेंगी, क्योंकि उस ब्रांच के ऊपर जो गाइडलाइंस है वो ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है वो बनाएगा, वो वाली गाइडलाइंस उसके ऊपर लगने वाली है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट होगा या इस चीज की इतनी एग्जम्पशन है, तो हमें उनके मीनिंग सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है बल्क डिपॉजिट की। सो बल्क डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट, ऐसा टर्म डिपॉजिट जिसकी वैल्यू क्या है 1 करोड़ से ज्यादा की है फॉर एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एंड अगर वो एक आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है तो ऐसे टर्म डिपॉजिट जिसकी वैल्यू क्या है ₹50 लाख से क्या है ज्यादा है। ठीक है, इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। बल्क डिपॉजिट को हम 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। अगर तो वो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर, सेकंड है वो आरआरबीज के अंदर। अगर तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में है तो 1 करोड़ से ऊपर वाली, एंड अगर आरआरबी में है तो 15 लाख या 15 लाख से ऊपर वाली को क्या कहेंगे, हम बल्क डिपॉजिट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज कंपोजिट कैश क्रेडिट। कंपोजिट कैश क्रेडिट मतलब एक ऐसा कैश क्रेडिट जिसके अंदर कैश क्रेडिट के भी फीचर्स हैं एंड जिसके अंदर सेविंग अकाउंट के भी फीचर्स हैं। बेसिकली इस अकाउंट के अंदर आपको एक कैश क्रेडिट की लिमिट भी प्रोवाइड करी जाती है। सेकंड, इसके अंदर अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो इस अकाउंट के अंदर रख के आप उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ विड्रॉल्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। इस अकाउंट के अंदर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करा जाता। ठीक है, जो नंबर ऑफ विड्रॉल्स है वो अप टू अ बैलेंस इन अकाउंट भी हो सकते हैं, बट अप टू अ पर्टिकुलर एग्रीड अमाउंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट है, सपोज उसका बैलेंस करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस है सपोज 1 लाख एंड कंडीशन है कि आपको उसके अंदर मिनिमम 10,000 रखना ही पड़ेगा। तो आप उस केस के अंदर क्या कर सकते हो, 90,000 की विड्रॉल्स कर सकते हो। बट अगर ऐसी कोई लिमिट नहीं है तो आप पूरा 1 लाख विड्रॉल कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ विड्रॉल। ठीक है, उसके बाद
Current account shall also be deemed to include other deposits account which are neither saving accounts or not term deposit account। तो ऐसे अकाउंट जो ना सेविंग डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ रहे हैं ना टर्म डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं, उन अकाउंट्स को भी हम किस डेफिनेशन के अंदर रखेंगे, करंट अकाउंट की डेफिनेशन के अंदर रखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है दैट इज रिलेटेड टू द डेली प्रोडक्ट। डेली प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हर दिन पे किया जाता है एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस, मतलब उस अकाउंट के अंदर एट एंड ऑफ द डे जितना बैलेंस होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट नाम से क्लियर है, ऐसा डिपॉजिट जिसको हम अपनी मर्जी जब भी हमारी डिमांड हो उसको क्या कर सके, विड्रॉ कर सकें। सो डिमांड डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट विच इज विड्रॉएबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है दैट इज द डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट। डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो रुपी डिपॉजिट्स के अंदर मेंटेन करे जाते हैं इंडिया में। वो डिपॉजिट्स करंट अकाउंट हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं, कोई भी डिपॉजिट हो सकता है। अगर वो इंडिया के अंदर रुपी में मेंटेन करा गया है तो उसको डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट्स कहा जाएगा। उसके बाद हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे फैमिली की। फैमिली के अंदर कौन आता है, बैंक सर्विस या बैंक स्टाफ रेगुलेशंस के अंदर फैमिलीज के अंदर जो जो इंक्लूड करे गए हैं सेम फैमिली का मेंबर हम इस चैप्टर के विद रेफरेंस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर अकाउंट जब हम फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो हमने डिटेल में डिस्कस करा था। सो सेम एफसीएनआर बैंक अकाउंट मींस अ फॉरेन करेंसी अकाउंट जो कि कहां दिया गया है, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000 के अंदर दिया गया है। ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या प्रोविजंस थी। उसके बाद नोटिस डिपॉजिट। नोटिस डिपॉजिट मतलब एक ऐसा डिपॉजिट जिसको आप एक दिन का नोटिस देके क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑफ एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट भी सेम। एनआरई अकाउंट की डेफिनेशन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000 में दी गई है वही सेम हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये सेम डेफिनेशन हम ऑलरेडी फॉरेन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन रेजिडेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सेम फॉर द एनआरओ अकाउंट्स एंड सेम फॉर द आरएफसी अकाउंट की डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास ऑफ सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट इज बेसिकली एक ऐसा डिपॉजिट जो तो जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। वो एक डिमांड डिपॉजिट होता है, मतलब जब आप चाहो विड्रॉ कर सकते हो, उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। एंड उसके ऊपर नंबर ऑफ विड्रॉल्स की क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स के ऊपर क्या हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, या हमने एक जो पढ़ा था बीएसबीडीए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स भी क्या करे जाते हैं, सेविंग डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक जिनका नाम किसके अंदर आ रहा है, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आ रहा है, उनको क्या कहा जाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज बेसिकली एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट जो एक पीरियड के बाद आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इसके ऊपर क्या दिया जाता है, आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। टर्म डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर रेकरिंग डिपॉजिट्स, कम्युलेटिव डिपॉजिट्स, एन्युटी डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स एंड कैश सर्टिफिकेट्स भी इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, ये होती है यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट जो हमारे पास आगे जाके काम आने वाली हैं। अब हम अपना जो टॉपिक मेन शुरू कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क। इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क का मतलब होता है बैंक्स को जब डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि वो किस तरीके से गवान होगा, हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए बैंक को क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब जो सब चीजों को कवर करती हो। एंड वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या कमेटी ऑफ बोर्ड के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट रेट डिसाइड करोगे वो आपकी हर ब्रांचेस के अंदर क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, सभी कस्टमर्स के लिए सेम होने चाहिए, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर एक बंदा एक अमाउंट डिपॉजिट करा रहा है, सपोज एक बंदा एक अमाउंट सिमिलर अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाता है ऑन द सेम डेट, चाहे वो किसी भी ऑफिस में कराए, उसको क्या मिलना चाहिए, सेम इंटरेस्ट ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सपोज पर्सन नंबर है, हमारे पर्सन का नेम है सपोज एसजी। ठीक है, एसजी जाता है एसबीआई के पास, एसबीआई की चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर। ठीक है, वहां पे क्या करता है, 1 करोड़ के टर्म डिपॉजिट करवाता है। लेट इट बी, उसको 5% इंटरेस्ट उस पर एफडी के ऊपर प्रोवाइड करा जाता है, टर्म डिपॉजिट के ऊपर डिवाइड करा जाता है। सपोज सेकंड पर्सन है एचएम जाता है एसबीआई के अंदर ही, बट ये जाता है दिल्ली ब्रांच में। और अगर ये 1 करोड़ का टर्म डिपॉजिट कराता है फॉर द सेम पीरियड, लेट इट बी 1 ईयर का डिपॉजिट कराता है, तो इसको भी आपने क्या करना है, 5% इंटरेस्ट ही ऑफर होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर सारी की सारी चीजें कंडीशन सेम है, सिर्फ क्या है, ब्रांच का डिफरेंस है। ब्रांच अगर सेम भी है तो भी किसी तरीके का क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जब आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट उनको ऑफर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो भी रेट डिसाइड करे जाएंगे वो क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्टली एज पर शेड्यूल होने चाहिए। एंड कस्टमर को आपने क्या करना है, एडवांस के अंदर उन चीजों को डिस्क्लोज करना है कि सर आप अगर डिपॉजिट कराते हो तो आपको क्या इतना इंटरेस्ट जो है हम देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट डिसाइड करोगे वो क्या होना चाहिए,
रीजनेबल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। रीजनेबल मतलब कि प्रॉपर जितना इंटरेस्ट बनता है उतना दो। कंसिस्टेंट मतलब कि सेम इंटरेस्ट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जितना अपने इंटरेस्ट देना है वो क्या करना है, आपको डिस्क्लोज करना है। उसके बाद ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट शैल बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज फॉर रुपी डिपॉजिट्स एंड 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर FCNR बी अकाउंट्स। बेसिकली अगर आप रुपी डिपॉजिट्स के अंदर इंटरेस्ट पे कर रहे हो एंड इन केस वो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो पैसे के अंदर आ जाती है, तो नियरेस्ट रुपी में आपने क्या करना है, उसको राउंड ऑफ कर देना है। एंड अगर आप FCNR बैंक डिपॉजिट्स के रिलेटेड इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसके अंदर जो आपको राउंडिंग ऑफ है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर देनी है। इसी एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट है रुपी के अंदर, उसके अंदर सपोज इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, इंटरेस्ट की जो आपकी पेमेंट है वो इंटरेस्ट की पेमेंट सपोज आती है 1000.67, तो आपने इसको नियरेस्ट रुपी में 1001 रुपीज करके क्या कर देना है, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, अगर यही आपका FCNR बी अकाउंट होगा तो उसके अंदर सपोज आपका इंटरेस्ट आता है 1000.678, तो आपने क्या करना है, इसको 1000.68 करके क्रेडिट कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले में आपने नियरेस्ट रुपी तक करना है, FCNR बैंक अकाउंट के केस में क्या करना है, आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ऑन नॉन बिजनेस वर्किंग डे। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि सपोज आपके पास कोई डिपॉजिट्स हैं, वो उनकी जो मेच्योरिटी है वो नॉन बिजनेस वर्किंग डे के ऊपर फॉल करती है, लेट इट बी संडे या कोई हॉलिडे के ऊपर फॉल करती है, तो उस केस में इंटरेस्ट किस तरीके से पे करा जाएगा। तो उस तरीके से हमारे पास ये प्रोविजन दी गई है कि बैंक क्या करेगा, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर उस डे का भी इंटरेस्ट आपको क्या करेगा, पे करेगा, चाहे वो टर्म डिपॉजिट का केस हो, चाहे रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स का केस हो। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोविजन का मतलब क्या है कि सपोज आपकी एक FD है जिसका पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेके लेट इट बी 30 मार्च, ठीक है, 2024। ठीक है, ये आपके FD का पीरियड था। FD का पीरियड कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 7 डेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करा गया, जो मेच्योरिटी थी वो होनी थी 30 मार्च को, बट 30 मार्च को क्या था, संडे था। ठीक है, तो उस दिन वर्क नहीं हो पा रहा था, तो जो बंदे को पैसा पे करा गया वो पैसा पे करा गया 31 मार्च को। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या कहती है कि आपने क्या करना है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड रेट था, जिस रेट के ऊपर FD करी गई थी, उसके हिसाब से आपने 30 मार्च का इंटरेस्ट क्या करना है, कस्टमर को पे करना है, चाहे वो टर्म डिपॉजिट्स हो, चाहे रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट हो, चाहे रेकरिंग डिपॉजिट्स हो, सबके केस में आपने क्या करना है, पे करना है। ठीक है, उसके बाद सपोज अगर एक ब्रांच एक बैंक की किसी और बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, कि सपोज टेक ओवर होता है सब, जैसे अभी कुछ बैंक्स मर्ज हुए थे, तो अगर मर्जर का केस हुआ है, कोई भी केस है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच पे चली जाती है, तो उस केस के अंदर जो एक पर्सन का डिपॉजिट था वो ये माना जाएगा कि नए बैंक के अंदर ट्रांसफर हो गया है, एंड जो टर्म्स उसने पहले वाले ब्रांच के साथ करी थी, साइन करी थी, सेम क्या मानने के नेक्स्ट ब्रांच के साथ भी सेम ही उसकी टर्म्स डिसाइड हुई हैं। उसके बाद जब तक उस FD की या टर्म डिपॉजिट की मेच्योरिटी नहीं हो जाती, तो उसके ऊपर सेम इंटरेस्ट ही लगेगा जो उसके ऊपर पहले लग रहा था जब तक ब्रांच का टेक ओवर नहीं हुआ था। सो बेसिकली अगर ब्रांच का टेक ओवर होता है तो उस केस के अंदर जितना इंटरेस्ट आपको पहले एप्लीकेबल था, सेम इंटरेस्ट मिलेगा टिल द मेच्योरिटी, एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहली वाली ब्रांच दे रही थी जिसका टेक ओवर हुआ है, सेम आपको आफ्टर टेक ओवर वाली ब्रांच देगी। उसके बाद टॉपिक आता है दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक डिपॉजिट्स, कि कुछ डोमेस्टिक डिपॉजिट्स पढ़ेंगे, उनमें किस तरीके से क्या है आपको इंटरेस्ट रेट पे करा जाता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सीधा प्रोविजन है कि आपको कोई भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना है, नो इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, उसके बाद सपोज एक करंट अकाउंट था किसी पर्सन के नाम पे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या इंडिविजुअल डिपॉजिटर हो, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो गई है, तो उसका जो पैसा है वो उसके नॉमिनीज को पे करना पड़ेगा, जो भी क्लेमेंट होगा उसको पे करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ डेथ से लेके जब तक पेमेंट नहीं करी जाती, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट पे करा जाएगा। इंटरेस्ट कितना पे करा जाएगा, जितना आप सेविंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते। सो इन जनरल कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा, लेकिन इवेंट ऑफ डेथ है तो जितनी पीरियड तक रीपेमेंट नहीं होती आफ्टर द डेथ, उतने पीरियड तक आपको सेविंग डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट पे करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग प्रोविजंस के अंदर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो सेविंग्स का जो इंटरेस्ट है वो डेली प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर दिया जाएगा, मतलब आपके अकाउंट के अंदर एट द एंड ऑफ द जितना बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। सो प्रोविजंस क्या है, एक तो आपने यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट रखना है अप टू ₹1 लाख, वो ₹1 लाख के ऊपर अगर बैलेंस है तो उस केस में आप डिफरेंशियल रेट्स यूज कर सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स टू बी क्रेडिटेड इन कस्टमर्स अकाउंट ऑन क्वार्टरली बेसिस, की सेविंग डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्या करना है, कस्टमर्स के अकाउंट में डालना है। ठीक है, सिंपल प्रोविजंस है।
आप एक तो डेली प्रोडक्ट बेसिस पे कैलकुलेट होगा, 1 लाख रुपीज तक यूनिफॉर्म इंटरेस्ट चलेगा। ₹1 लाख के ऊपर अगर पैसा पड़ा है तो डिफरेंशियल रेट यूज करे जा सकते हैं, एंड जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्रेडिट कर दिया जाएगा। टर्म डिपॉजिट के केस में किस तरीके से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो टर्म डिपॉजिट के केस में सबसे पहली चीज ये है कि टर्म डिपॉजिट के केस में इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकते हैं। वेरी किस किस तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिपॉजिट्स। बेसिकली जितना टेन्योर ऑफ डिपॉजिट चेंज होगा, मतलब जितने लंबे टाइम की एफडी होगी आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकते हो, जितना कम होगा उतना कम इंटरेस्ट पे कर सकते हो। सेकंड, साइज ऑफ डिपॉजिट्स में क्या है कि अगर आपके बल्क डिपॉजिट्स हैं, जो 1 करोड़ और 1 लाख वाली हमने लिमिट देखी थी यहाँ पे, ठीक है, तो बल्क डिपॉजिट के केस में डिफरेंशियल रेट्स पे करे जा सकते हैं। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि एफडी का जो मिनिमम टेन्योर होगा वो कितना होगा, 7 डेज होगा। कि अगर एक डिपॉजिट को आपने एफडी बनाना है तो मिनिमम 7 डेज की वो बनेगी। तो इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल रेट दे सकते हो। बट अगर कोई एफडी अंडर द बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 और कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम 1988 के अंदर खोली गई है, उस केस के अंदर कोई भी डिफरेंशियल रेट आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, विदाउट प्री मेच्योर विड्रॉल ऑप्शन वाले डिपॉजिट्स भी ऑफर कर सकते हो कि आप इसमें से क्या नहीं करोगे, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर द मेच्योरिटी। बट अगर वो डिपॉजिट की अमाउंट आपकी 15 लाख से कम है तो उस केस में आपको प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी। इसका प्रोविजन का रीजन बेसिकली ये है कि अगर टर्म डिपॉजिट्स है जिनकी वैल्यू 15 लाख से नीचे है, तो दे आर फॉर द पर्सन जिनकी क्या है, इनकम लेवल कम है, तो उस केस में उन्हें प्री मेच्योर विड्रॉल की जरूरत पड़ सकती है, तो उन्हें वो चीज अलाउ करी गई है। बट इन केस ऑफ अबव देन द 15 लाख डिपॉजिट्स, तो ऐसे लोगों के पास इनकम सोर्सेज नॉर्मली ज्यादा होते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उनको प्री मेच्योर विड्रॉल के ऑप्शन डिनाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन केस प्री मेच्योर विड्रॉल किया जाता है, मतलब बिफोर द मेच्योरिटी डेट आप विड्रॉल करते हो, तो उस केस में इंटरेस्ट की पेमेंट किस तरीके से करी जाएगी। तो सबसे पहले आपने प्रोविजन इस तरीके से पे करनी है, अपने इंटरेस्ट इस तरीके से पे करना है। सपोज उस पर्सन ने की एफडी थी 1 ईयर की, बट उसने क्या करा, 6 मंथ्स के अंदर विड्रॉल करवा लिया, तो आप 6 मंथ्स की एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करते हो, उस अमाउंट के ऊपर आपने सेम इंटरेस्ट क्या करना है, उसको पे कर देना है। मतलब इंटरेस्ट शुड बी पेड एट द रेट एप्लीकेबल टू द अमाउंट एंड पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट रिमेन्ड विद द बैंक एंड नॉट एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। मतलब जितने अमाउंट तक आपका एफडी रही है उस पीरियड के अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट पे करना है, कॉन्ट्रैक्टेड रेट इसके अंदर आपने नहीं देखना है। उसके बाद अगर सपोज आपकी एफडी है वो मिनिमम टेन्योर अपना पूरा नहीं करती है, यानी कि 7 डेज पूरा नहीं करती है, तो उस केस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा। उसके बाद एडिशनल इंटरेस्ट की प्रोविजन है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट रेट कर रखा है उससे आप क्या कर सकते हो, एडिशनल इंटरेस्ट रेट अलाउ कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्टेड रेट तो वो होगा जो एडिशनल इंटरेस्ट करके आएगा, बट आप क्या कर सकते हो, जितना इंटरेस्ट के शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपके इंटरेस्ट मेंशन है कि सपोज आपकी जो एफडी है, सपोज 1 ईयर की एफडी है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, 5% का इंटरेस्ट पे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एडिशनल इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हो इन सर्टन केसेस। वो सर्टन केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 1% क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। अलाउ किस किस को कर सकते हो, टू द बैंक स्टाफ, देयर एक्सक्लूसिव एसोसिएशन एज वेल एज ऑन डिपॉजिट्स ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सच अदर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, आप इनको क्या कर सकते हो, एडिशनल इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हो, बट उनके ऊपर क्या लगा दी गई है, कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, द एडिशनल इंटरेस्ट इज पेबल टिल द पर्सन कंटिन्यूज टू बी एलिजिबल फॉर द सेम एंड इन केस ऑफ सीजिंग टू बी सो एलिजिबल टिल द मैच्योरिटी ऑफ द टर्म डिपॉजिट अकाउंट। मतलब इंटरेस्ट तब तक आपको एडिशनल प्रोवाइड करा जाएगा जब तक क्या हो, आप इंटरेस्ट को पाने के लिए एलिजिबल हो, एंड इन केस आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सीज हो जाती है, तो जब तक आपकी टर्म डिपॉजिट मैच्योर नहीं होता तब तक आपको क्या करा जाएगा, एडिशनल इंटरेस्ट पे करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सपोज अमलगामेशन का केस हुआ है, मतलब 2 बैंक्स आपस में मर्ज हुए हैं, उस केस के अंदर अगर इंप्लॉइज पहले किसी और बैंक के थे, अब वो आपके बैंक के इंप्लॉय बने हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट अलाउ कर सकते हो, बट आपने ये इंश्योर कराना है कि जो निकल के कॉन्ट्रैक्टेड रेट आएगा वो आपके कॉन्ट्रैक्टेड रेट से क्या ना हो, बढ़ ना जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली सपोज इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज एक बैंक है, लेट इट बी पीएनबी बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, ये दोनों बैंक आपस में क्या हुए, मर्ज हुए। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक इंप्लॉय था, उसकी एफडी थी। ठीक है, उसको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे करता है सपोज 5% बैंक, एंड इसको 6% दिया जा रहा था, एडिशनल 1% अलाउ कर रखा था। ठीक है, हुआ क्या, मर्जर हुआ। जब मर्जर का केस हम क्या मानते हैं कि जो सेम डिपॉजिट है वो अब किसके पास चला गया, नए बैंक के पास चला गया, तो एफडी किसको ट्रांसफर होगी, पीएनबी को ट्रांसफर होगी। पीएनबी वाला चाहे तो इसको एडिशनल इंटरेस्ट रेट अलाउ कर सकता है, बट उसने ये देखना है कि अगर ये पर्सन हमारा इंप्लॉय होता तो हम इसको कितना इंटरेस्ट पे करते। लेट इट बी सपोज कि पीएनबी वाले जो हैं वो 6% इंटरेस्ट नॉर्मली देते हैं, एडिशनल +1% करके एडिशनल 7% अपने इंप्लॉयज को देते हैं।
तो जो ये इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं वो खुद के इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोविजन ये कहती है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में सपोज जो ये पहले 4% दे रहे होते, एडिशनल करके 5% इंटरेस्ट आ रहा होता, तो जो इंप्लॉय को पहले 6% मिल रहा था आफ्टर मर्जर, अब उसको क्या मिलेगा, सिर्फ 5% तक का ही इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज कोई इंप्लॉय है वो जो कि डेप्यूटेशन के ऊपर आया है, तो जिस बैंक से वो डेप्यूटेशन के ऊपर आया है, तो उस केस में वो बैंक क्या कर सकता है, एडिशनल इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट्स अलाउ कर सकता है जब तक क्या है उसका पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ पर्सन्स टेकन ऑन डेप्यूटेशन फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर और ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट of fixed tenure, the benefit will cease to accrue on the expiry of the term of deputation or contract as the case may be। बेसिकली अगर पर्सन डेप्यूटेशन पे आया है एंड उसका फिक्स पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन है कि आपने इतने पीरियड तक ही डेप्यूटेशन पे रहना है, तो जब उसका डेप्यूटेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा, एडिशनल इंटरेस्ट का बेनिफिट भी तभी खत्म मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक इंप्लॉइज फेडरेशन है जिसका कोई इंप्लॉय डायरेक्ट मेंबर नहीं है, उनको एडिशनल इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद additional interest may be paid on the following deposits after obtaining a declaration from the depositor concerned that the monies deposited on such may be deposited from time to time into such belongs to the depositor। बेसिकली कुछ ऐसे डिपोजिटर्स हैं जिनको भी आप क्या कर सकते हो, एडिशनल इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हो, बट आपने उनसे डिक्लेरेशन लेनी है कि जो डिपॉजिट के अंदर पैसा पड़ा है वो उनसे ही रिलेटेड है। वो कौन कौन से केस हैं, अगर वो डिपोजिटर कौन है, मेंबर और रिटायर्ड मेंबर ऑफ द बैंक स्टाफ है, वो सिंगल हैंडेडली या जॉइंटली अकाउंट खुलवाना चाहता है क्योंकि वो बेसिकली रिटायर हो चुका है, एंड रिटायर्ड बैंक स्टाफ का क्या है, वो मेंबर है या उसका फैमिली मेंबर है, वो अगर डिपॉजिट करा रहा है, तो अगर वो पैसा बैंक स्टाफ से रिलेटेड है तो उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट अलाउ करा जा सकता है। उसके बाद सपोज बैंक स्टाफ था, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका कोई मेंबर या उसकी कोई डिसीज्ड मेंबर या डिसीज रिटायर मेंबर ऑफ द बैंक स्टाफ या उसकी स्पाउस अगर डिपॉजिट करवा रही है तो भी उसके ऊपर एडिशनल अलाउ कर सकते हो। उसके बाद एन एसोसिएशन और अ फंड मेंबर्स ऑफ विच आर मेंबर्स ऑफ द बैंक स्टाफ, की बैंक स्टाफ का अगर बैंक स्टाफ है जो एक एसोसिएशन के मेंबर्स है, तो एसोसिएशन क्या करा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, एंड उसको भी क्या करा जाएगा, एडिशनल इंटरेस्ट अलाउ करा जा सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हो ताकि क्या करे, वो अपनी एफडी के अंदर पैसा डाले एंड अपनी इनकम क्या कर सके, सिक्योर कर सके। उसके अलावा एक ये स्पेशल प्रोविजन है कि सपोज एचयूएफ है, एचयूएफ के केस में क्या होता है, जो एचयूएफ का हेड होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। अगर कर्ता क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो कर्ता को आपने एडिशनल इंटरेस्ट रेट अलाउ नहीं करना है, सिर्फ रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटीजन जो इंडिविजुअल्स होंगे उन्हें क्या करना है, आपने एडिशनल इंटरेस्ट रेट अलाउ करना है। उसके अलावा सपोज एक पर्सन है जो आपके बैंक का रिटायर्ड स्टाफ है एंड वो क्या है, सीनियर सिटीजन भी बन चुका है, तो आप उसको क्या कर रहे थे, रिटायर्ड स्टाफ वाला एडिशनल इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे, तो आपके पास ये प्रोविजन है कि जो आप इंटरेस्ट रेट रिटायर्ड स्टाफ वाला पे कर रहे थे उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन वाला भी आप एडिशनल इंटरेस्ट उनको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द एडिशनल इंटरेस्ट इन द टर्म डिपॉजिट। उसके बाद आता है ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट। ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो मैच्योर हो जानी, जिनकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है बट उनमें से अभी विड्रॉल नहीं आया, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स। तो उसके केस में जिस पीरियड तक आप सपोज उसकी मैच्योरिटी थी 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च पास हो चुकी है बट पर्सन अभी मैच्योरिटी पर्सन ने अभी पैसा विड्रॉ नहीं करा है, लेट इट बी जो पर्सन है वो पैसा लेने आता है, पैसा लेने वो जो पर्सन है वो आया सपोज 4 अप्रैल को, ठीक है, तो ये जो 4 दिन का इंटरेस्ट है वो किस तरीके से पे करा जाएगा, ये प्रोविजन उस तरीके की बात करती है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट इस केस के अंदर जो प्रोवाइड करा जाएगा एज पर जनरल स्टिपुलेशन करा जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है एंड बट अनपेड रहता है, तो जितना अनपेड रहा पैसा जितने पीरियड तक उसके ऊपर सेम इंटरेस्ट पे करा जाएगा जैसा कि आप सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर पे करते हो। बेसिकली क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि वो अब जो टर्म डिपॉजिट है वो सेविंग में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। उसके बाद आता है फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट। फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट जिनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं करा जाता है, वो क्या होता है टाइम टू टाइम बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो इस केस में क्या करना है, आपने इंटरेस्ट को डायरेक्टली लिंक कर देना है टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, कि एक्सटर्नल बेंचमार्क जितना बढ़ता रहेगा उस हिसाब से फ्लोटिंग रेट हम चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम लिबोर की ले सकते हैं, जो लंदन बैंक का रेट आता है, सपोज लंदन बैंक का रेट 2% है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्प्रेड ऐड करके 3% हमने बोला कि आपको 5% क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। जैसे जैसे लिबोर चेंज होगा आपका इंटरेस्ट रेट उस अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट सेविंग डिपॉजिट के केस में मतलब जो पेमेंट है वो किस तरीके से करी जाएगी, आपने क्या करना है, एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्या करनी है, पेमेंट करनी है। आप शॉर्टर इंटरवल्स के ऊपर भी पे कर सकते हो, बट आप क्वार्टर से ज्यादा इंटरवल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट पे हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सपोज कोई ऐसा अकाउंट है जो
लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने फ्रोज कर दिया था। फ्रोज करने का मतलब है ना उसमें से पैसा निकाला जा सकता है ना विड्रॉ करा जा सकता है, बट उससे अगर उसके अकाउंट में पैसा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर क्रेडिट कर देना है, चाहे वो ऑपरेशन में हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट ऑफ डिसीज डिपॉजिटर, इसमें मतलब सपोज कि अगर एक पर्सन था, उसका अकाउंट था, उसका जो डिपॉजिट है वो मेच्योर हो जाता है एंड उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। चाहे इंडिविजुअल डिपॉजिटर है तो उसकी डेथ होगी, या जॉइंट डिपॉजिटर थे जहां किसी एक सिंगल पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो भी जनरल कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे करोगे। इसकी जो आगे डिटेल हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि डिसीज डिपॉजिटर के केस में किस तरीके से जो पैसा पे करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक अकाउंट्स के रिलेटेड इंटरेस्ट रेट की प्रोविजंस है वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑन मिनिमम क्रेडिट बैलेंस इन द कंपोजिट कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ अ फार्मर। कंपोजिट कैश क्रेडिट ऑफ अ फार्मर हमने क्या देखा था, ऐसा कैश क्रेडिट जिसके अंदर कैश क्रेडिट के भी बेनिफिट्स और सेविंग अकाउंट के भी बेनिफिट है। तो उसके अंदर क्या है, आपको मिनिमम क्रेडिट बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। तो जितना आपने मिनिमम क्रेडिट बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कब से पे करना है, 10th of the month to the last day of the each calendar month। आपने क्या करना है, मंथली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट पे कर देना है, सब्जेक्ट टू द जनरल कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर एक अकाउंट है वो अप्रैल के अंदर ऑपरेट हो रहा है एंड उसके अंदर सपोज 1 लाख की क्या है उसके अंदर अमाउंट पड़ी है एज बैलेंस एंड उसका जो इंटरेस्ट है वो 12% इंटरेस्ट आपने उसके ऊपर अलाउ कर रखा है। तो आप क्या करोगे, 1 लाख में बेसिकली क्या होगा, 1 लाख इंटू अप्रैल का महीना है तो 20 डेज का इंटरेस्ट पे होगा, 10th टू लेके लास्ट मंथ तक आपने पे करना है। 20 डिवाइड बाय 365 इंटू 12%, तो जितनी भी अमाउंट आ जाएगी आप क्या कर दोगे, इंटरेस्ट पे कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पेनल्टी ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट। अगर टर्म डिपॉजिट्स को उनके मैच्योरिटी से पहले ही विड्रॉ करा जाता है तो उस केस के अंदर क्या पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो सबसे पहले पेनल्टीज लगाने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए एंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड होनी चाहिए। जो भी आप पेनल्टी लगा रहे हो उसके कंपोनेंट्स आपने क्या करने हैं, डिपॉजिटर के नोटिस के अंदर लाने हैं। अगर आपने डिपॉजिटर को उस चीज के बारे में नहीं बताया तो आप उससे किसी भी तरीके की पेनल्टी रिसीव नहीं कर सकते। उसके बाद सपोज इन केस जो पर्सन है वो कह रहा है कि सर मेरी टर्म डिपॉजिट को आप क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, कि लेट इट बी 1 लाख का टर्म डिपॉजिट था उसको 50,000 की 2 डिपॉजिट्स बना दो। बट वो क्या कर रहा है, उन टर्म डिपॉजिट्स की टर्म नहीं चेंज करवा रहा है। मतलब कि उसकी सपोज जो 1 लाख की एफडी थी वो 1 ईयर की थी, ठीक है, उसने उसको स्प्लिट करवा दिया 50,000 की 2 एफडीज के अंदर एंड 50,000 की जो एफडीज हैं उनकी भी जो टर्म है वो 1 ईयर ही है। उस केस में भी आपने क्या करनी है, कोई पेनल्टी उनसे चार्ज नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद penalty no penalty for premature withdrawals shall be levied where depositor desire premature withdrawal of deposit consequent to the transfer of business to another bank। कि बेसिकली सपोज एक पर्सन है उसने क्या करा, अपनी एफडी को किसी और बैंक के अंदर ट्रांसफर करा लिया है, उस केस में भी प्रीमेच्योर विड्रॉल की पेनल्टी आप उसके ऊपर नहीं लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस अकाउंट्स हैं उनके रिलेटेड इंटरेस्ट रेट की जो प्रोविजन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रुपी डिपॉजिट्स अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स की। जो नॉन रेजिडेंट्स के जो रुपी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं जिनको हम एनआरई या एनआर डिपॉजिट्स के अंदर मेंटेन करते हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से पे करा जाएगा। तो सबसे पहले अगर वो सेविंग डिपॉजिट्स है तो जैसे हम डोमेस्टिक सेविंग डिपॉजिट्स को डील करते हैं सेम कंडीशन इन सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर भी लगेंगी। अगर एनआरईज या एनआरओ डिपॉजिट्स एज अ टर्म डिपॉजिट मेंटेन करे जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, वेरी सेम बेसिस पे 10 ओवर पे कितना मतलब कितने टाइम की एफडी है एंड कितने साइज की एफडी है। टाइम मिनिमम क्या होना चाहिए, 7 डेज होना चाहिए एंड जो साइज है डिफरेंशियल रेट अलाउ करे जा सकते हैं ओनली ऑन द बल्क डिपॉजिट्स। उसके बाद आपने ये जरूर इंश्योर कराना है कि जब आप एनआरई टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो विद रिगार्ड टू देयर अमाउंट एंड मेच्योरिटी पीरियड, वो इंटरेस्ट कंपेरेबल डोमेस्टिक रुपी टर्म डिपॉजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल में बेसिकली ये है कि सपोज अगर एक एनआरई ने आपके पास टर्म डिपॉजिट रखा है 1 ईयर का, सपोज 2 करोड़ का है फॉर 1 ईयर एंड उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो अगर कोई पर्सन डोमेस्टिक में 2 करोड़ की अमाउंट रखता है 1 ईयर तो उसको भी आपने क्या करना है, 5% इंटरेस्ट ही पे करना है। आप एनआरई अकाउंट्स को बढ़ा के नहीं दे सकते, आप डोमेस्टिक वाले को बढ़ा के दे सकते हो बट आप एनआरई अकाउंट्स को बढ़ा के नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद जो हमने डिजिटल इंटरेस्ट की प्रोविजंस पढ़ी थी, जब बैंक अपने ओन स्टाफ या सीनियर सिटीजंस को एफडी के ऊपर पे करता है वो एनआरई और एनआरओ अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर सेम जैसे नॉर्मल सेविंग डिपॉजिट्स में क्रेडिट जो इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस शॉर्टली इंटरवल्स पे हो जाना चाहिए, सेम प्रोविजन एनआरई अकाउंट्स के ऊपर भी लगती है। ठीक है, उसके बाद अगर एक एनआरई अकाउंट है वो जब इंडिया के अंदर आता है तो वो क्या कहता है, मेरे एनआरई टर्म डिपॉजिट अकाउंट को आरएफसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। तो उस केस के अंदर
अगर एनआरई जो उसका अकाउंट है अगर 1 साल से कम पीरियड के लिए ऑपरेट हुआ है तो जो सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, सेम डिपॉजिट्स आपको क्या दिया जाएगा, प्रोवाइड करा जाएगा। बट अगर आपका जो अकाउंट है वो 1 साल से ज्यादा के लिए वर्क कर चुका है, ऑपरेट कर चुका है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट था उस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करा जाएगा। उसके बाद जो भी आपके एनआरई सेविंग अकाउंट्स के अंदर पैसा पड़ा है, बैंक उसके ऊपर किसी भी तरीके की लियन नहीं लगा सकता, होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद अगर टर्म डिपॉजिट्स को प्रीमेच्योर विड्रॉल करा जाता है तो उसके लिए बैंक को क्या करना है, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है। सेम प्रोविजन हमने ऊपर पढ़ी थी, ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ पेनल्टी आपने क्या करना है, डिपॉजिटर को बताना है, अगर नहीं बताओगे आप नहीं चार्ज कर सकते। उसके बाद अगर एनआरई टर्म डिपॉजिट्स को आरएफसी के अंदर कन्वर्ट कराया जा रहा है तो उसके अंदर आप क्या करोगे, पेनल्टी चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद बट अगर एनआरई अकाउंट को आप एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हो, उस केस में पेनल्टी आपसे चार्ज करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक पर्सन है वो अपना अकाउंट किसी और बैंक के अंदर ट्रांसफर करा देता है तो उस केस में भी आपने पेनल्टी नहीं लेनी है। तो बेसिकली पेनल्टी आपने मेनली कब चार्ज करनी है, जब आपने एनआरई अकाउंट को एफसीएनआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कराया या आपने क्या करा है, प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा लिया है, ठीक है। उसके बाद डिसीज डिपॉजिटर का अगर पैसा पड़ा है एनआरई अकाउंट के अंदर एंड उसका जो क्लेमेंट है वो पैसा लेने आ रहा है, तो द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी शैल बी ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक टू बी टर्म डिपॉजिट एंड शैल बी पेड फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड एट अ रेट एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट ऑफ द सिमिलर मैच्योरिटी। बेसिकली एनआरई अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा था, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी अभी हुई नहीं है बट पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डोमेस्टिक रूपी टर्म डिपॉजिट की तरह ट्रीट करा जाएगा एंड जो इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के ऊपर मिलता है वो सिमिलर मैच्योरिटी वो उस इंटरेस्ट रेट उस डिपॉजिट के ऊपर पे करा जाएगा। सो यहाँ पे जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग द एनआरई या एनआरओ अकाउंट खत्म हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोविजंस आती हैं, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट जिनको हम एफसीएनआर बी अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या है, जनरल कंडीशंस हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से क्या करा जाएगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है इंटरेस्ट वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले है हमारे पास टर्नओवर ऑफ डिपॉजिट्स कि कितने टाइम के लिए आप पैसा जमा करा रहे हो उसके ऊपर आप क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। तो जो मेच्योरिटी पीरियड है वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 साल से ज्यादा बट 2 साल से कम, 2 साल से ज्यादा बट लेस देन 3 इयर्स, 3 इयर्स एंड अबव बट लेस देन 4 इयर्स, 4 इयर्स एंड अबव बट लेस देन 5 इयर्स एंड 5 इयर्स ओनली। 5 साल से के ज्यादा के डिपॉजिट्स आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स भी आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ डिपॉजिट्स आप क्या कर सकते हो, करेंसी वाइज मिनिमम क्वांटम ऑन विच डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी ऑफर्ड, बैंक क्या कर सकता है अपने बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट पे करे जाएंगे सभी डिपॉजिट्स के अंदर, चाहे वो डिफरेंशियल रेट्स हो या कुछ भी हो, जो भी ओवरऑल सीलिंग्स आपको प्रेस्क्राइब करी गई हैं उसके अंदर रहते रहते ही आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद अगर आपके एफडीज हैं वो फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स है तो फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स के केस में जो स्वैप रेट्स की सीलिंग है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद जो आप अगर फिक्स्ड रेट डिपॉजिट्स हैं तो जो आपके ऊपर सीलिंग्स ऑफ लिबोर रेट्स की हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाने वाली हैं, ठीक है। जो सीलिंग्स क्या क्या हैं, बेसिकली अगर आपका पीरियड ऑफ डिपॉजिट है 1 to 3 इयर्स तो जो सीलिंग रेट है वो कितना है, लिबोर या स्वैप प्लस 200 बेसिस पॉइंट मतलब 2%, मतलब जो आपका लिबोर या स्वैप पॉइंट्स होगा प्लस 2% आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी जो मेच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट है वो 3 to 5 इयर्स है, ठीक है, उस केस के अंदर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करा जा सकता है वो है लिबोर या स्वैप रेट जो भी एप्लीकेबल होगा प्लस 300 बेसिस पॉइंट। लिबोर रेट कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी जो टर्म डिपॉजिट है वो फिक्स्ड रेट मेच्योरिटी फिक्स्ड रेट वाली है एंड स्वैप कब एप्लीकेबल होगा, जब वो फ्लोटिंग रेट वाली है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट पीरियड है वो क्या दिया जाएगा, 6 मंथ्स के ऊपर पे करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिछले महीने के लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जो लिबोर या स्वैप रेट होगा वो अगले महीने के लिए क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं मई मंथ की, कि मई मंथ के ऊपर कि जो स्वैप है या लिबोर है वो कितना एप्लीकेबल होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 30 अप्रैल वाले दिन हम क्या देखेंगे, रेट्स देखेंगे स्वैप या लिबोर के। उस दिन जो रेट्स होंगे वो क्या करे जाएंगे, एप्लीकेबल मानने जाएंगे फॉर द मंथ ऑफ द मे, ठीक है। उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट रेट्स लेने हैं स्वैप या लिबोर के वो कौन से लेने हैं, जो हमारी एफईडीआई है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो रेट प्रेस्क्राइब डिस्प्ले या कोट करेंगी वो रेट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स के अंदर ये माना जाएगा सबसे पहले तो क्या है 360 डेज हैं 1 साल के अंदर एंड उसके बेसिस पे आपने इंटरेस्ट रेट पे करना है एंड उसके बाद
जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है एंड पे करना है, आपने क्या करना है 180 डेज के बेसिस के ऊपर आपने पे कर देना है बेसिकली। कि जैसे हमने ऊपर देखा कि हमने क्या बोला था 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट पीरियड रीसेट होगा। तो वैसे ही 360 डेज अगर हम एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर मान रहे हैं, तो जैसे ही 180 डेज पास हो जाएंगे तो मान लेंगे 6 महीने हो गए एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, इंटरेस्ट पे कर दोगे। अगर सपोज आपने क्या है, एक अकाउंट है उसके अंदर उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो सिर्फ 227 डेज है, तो आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट पे करोगे 180 डेज का, ठीक है। बाकी आप क्या करोगे, बाकी जितने रिमाइंडर डेज रह जाएंगे 47 डेज, उसका क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। सो ये प्रोविजन क्या कहती है, द इंटरेस्ट ऑफ FCNR बी डिपॉजिट शैल बी कैलकुलेटेड एंड पेड एट इंटरवल ऑफ 180 डेज ईच एंड देयर आफ्टर फॉर द रिमेनिंग एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। उसके बाद जितने डेज रह जाएंगे उसके बेसिस अपने क्या कर दोगे, पे कर दोगे, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटर के पास एक ऑप्शन होगी कि वो क्या करे, इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी विद कंपाउंडिंग इफेक्ट रिसीव कर सकता है, कि इंटरेस्ट उसको पे ना करा जाए, डिपॉजिट के अंदर ही ऐड कर दिया जाए एंड बाद में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट देके टोटल इंटरेस्ट उसको पे कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ FCNR बी अकाउंट के केस के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी टिल द डेट ऑफ रिन्यूअल के अंदर 14 दिन से ज्यादा का फासला नहीं है, तो जो अमाउंट जो डिपॉजिट रिन्यू करा गया है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेएबल था, अब shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity or on the date of or on the date when the depositor seeks renewal of whichever is lower, ठीक है। सबसे पहली प्रोविजन ये। सेकंड, इन केसेस ऑफ रिन्यूअल interest rates of the overdue period on the renewed amount shall be determined treating as a fresh term deposits. उसके बाद if after renewal the term deposit is withdrawn before completion of the minimum stipulated time period under the scheme can recover the interest period for the overdue period, that is period beyond the original date of maturity. इसमें बेसिकली क्या तीन चीजें आपको बताई गई। सबसे पहले तो क्या कि हम ये केस क्या डिस्कस कर रहे हैं, FD मैच्योर हो चुकी है, वो पर्सन रिन्यू करवाने आ रहा है, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट किस तरीके से पे करा जाएगा, या जो FD रिन्यू करी गई तो रिन्यूअल का रेट किस तरीके से डिसाइड करा जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर एक FD रिन्यू हुई है, FD सपोज मैच्योर हुई, ठीक है, एंड वो पर्सन रिन्यू करवा रहा है उसको, एंड उसके बीच में क्या है 14 डेज है, तो आप क्या करोगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेट ऑफ रिन्यूअल का क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट कंपेयर करोगे, ठीक है। दोनों में जो लोअर होगा वो इंटरेस्ट क्या करा जाएगा, पे करा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। उसके बाद सपोज आपका जो अमाउंट था वो ओवरड्यू रह गया, मतलब आपने अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया है, तो जो भी रिन्यूड अमाउंट करी जाएगी वो किस तरीके से करी जाएगी, उसको एज ए फ्रेश टर्म डिपॉजिट डील करा जाएगा एंड उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, रेट्स डिसाइड करोगे, ठीक है। बेसिकली अगर 14 डेज का फासला है तो आप दो रेट्स कंपेयर करके लोअर ले लोगे। अगर 14 डेज का टाइम बीत जाता है, ओवरड्यू हो जाती है FD, तो उस केस में जो जब रिन्यू करोगे तो उसको एज अ फ्रेश टर्म डिपॉजिट मान के ही आप उसको रिन्यू करोगे, ठीक है। उसके बाद सपोज कि आपने रिन्यू कर दिया, ठीक है, एंड वो पर्सन ने जो मिनिमम टाइम था FD का उससे होने से पहले ही विड्रॉ करा लिया, तो जो आपने ओवरड्यू पीरियड के अंदर इंटरेस्ट पे करा था आप क्या कर सकते हो, उससे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिसीज्ड FCNR बी डिपॉजिटर अकाउंट के केस में पैसा किस तरीके से पे करा जाएगा, हम वो देखने वाले हैं। बेसिकली अगर एक पर्सन था, उसका पैसा पड़ा था FCNR बैंक डिपॉजिट अकाउंट के अंदर एंड उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर हम किस तरीके से इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, ये प्रोविजन उसकी बात करने वाली है। इस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर तो इंडिविजुअल डिपॉजिटर उसकी डेथ हो जाती है या जॉइंट डिपॉजिटर थे जहां उनमें से एक डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, तो हमने किस तरीके से डील करना है। तो सबसे पहले तो अगर तो डिपॉजिट का पैसा मैच्योरिटी के ऊपर पे करा जाता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट था उसके ऊपर आपने क्या करना है, पैसा पे करना है, ठीक है। उसके बाद इन केस मैच्योरिटी डेट से पहले ही क्लेमेंट है जो पैसा क्लेम करने आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर पैसा ना पे करके जितने टाइम पीरियड के लिए वो FD आपके पास रही थी उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट पे करना है एंड इस केस के अंदर आपने कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं करनी है। सो पेमेंट शुड बी मेड विदाउट चार्जिंग पेनल्टी फॉर प्री पेमेंट, ठीक है। उसके बाद इफ द डिपॉजिटर डाइज बिफोर डेट ऑफ द मैच्योरिटी बट द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट इज क्लेम्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, इंटरेस्ट शैल बी पेड एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट टिल द मैच्योरिटी एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ ऑपरेटिव ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर द पीरियड फॉर द डिपॉजिट रिमेन एंड द बैंक बियॉन्ड द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। बेसिकली कि अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले बट पैसा उसके मैच्योरिटी के बाद क्लेम करा जाता है, तो उस केस के अंदर जब तक पैसा उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं आई है तब तक तो आपने कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे पैसा पे करना है एंड उसके बाद जब तक उसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं की जाती तो उसके ऊपर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑन द डिपॉजिट, द इंटरेस्ट रेट ऑपरेटिव ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट हेल्ड अंडर RFC अकाउंट स्कीम शैल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी टिल द डेट ऑफ द पेमेंट।
ठीक है। बेसिकली डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद डेथ होती है, आप उसका पैसा विड्रॉ नहीं करवाने हैं, तो जो आरएफसी अकाउंट के अंदर सेविंग डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करा जाता है, तो ओवरड्यू पीरियड के लिए आपको सेम इंटरेस्ट रेट पे करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सपोज अगर एफसीएनआर बी अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है, उसके जो क्लेमेंट है वो रेजिडेंट्स हैं, तो उस पैसे को क्या करा जाएगा, इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड उसके बेसिस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट्स एप्लीकेबल होंगे टू द डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी वो आपको क्या करे जाएंगे, पे कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रोविजन हमारे पास आती है रिगार्डिंग टू द कन्वर्जन ऑफ एफसीएनआर बैंक अकाउंट्स ऑफ रिटर्निंग इंडियंस इनटू रेजिडेंशियल फॉरेन अकाउंट्स और रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स। उस केस में इंटरेस्ट की पेमेंट किस तरीके से करी जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उस अकाउंट के एफसीएनआर बी अकाउंट जिनका कन्वर्जन किया जा रहा है उनके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकते हो, बट if the deposit has not completed the minimum maturity period, the rate of interest shall not exceed the rate payable on the saving bank deposit. Basically आप रेट पे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टर्म, बट अगर उस एफडी का जो मिनिमम पीरियड है दैट इज 7 डेज वो पूरा नहीं होता है, सॉरी एफसीएनआर बी अकाउंट में वन ईयर वाला पीरियड है, 1 ईयर तक अगर वो पीरियड पूरा नहीं होता है, तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट पे करा जाएगा वो सेविंग बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट जो पे करा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही करा जाएगा, ठीक है। इस केस के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स क्या करे जाएंगे, अलाउ करे जाएंगे, बट मिनिमम स्टिपुलेटेड पीरियड से पहले विड्रॉ करा जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है, ठीक है। पेनल्टीज किस तरीके से पे करी जाएंगी इन केस ऑफ प्रीमेच्योर विड्रॉल, तो सेम उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए जो कि बोर्ड के द्वारा क्या होनी चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ पेनल्टी आपने क्या करने हैं, डिपॉजिटर को बताने हैं। अगर आपने डिपॉजिटर को नहीं बताए हैं तो आप उससे क्या नहीं कर सकते हो, पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते, और जो भी उससे लॉस होगा वो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, बैंक को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पेनल्टीज बैंक लगा सकता है जब डिपॉजिटर इंडिया के अंदर रिटर्न आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है फॉर द परमानेंट सेटलमेंट, या एफसीएनआर बैंक अकाउंट को एनआरई डिपॉजिट्स के अंदर कन्वर्ट करा रहा है, उस केस के अंदर आप पेनल्टी लगाओगे, ठीक है। उसके बाद इन केस अमाउंट की स्प्लिट करा जा रहा है, बट देयर इज नो प्रीमेच्योरिटी, मतलब बेसिकली जितने पीरियड के लिए डिपॉजिट रखा गया था उतने पीरियड के लिए ही डिपॉजिट रखा जा रहा है, उस केस के अंदर क्या नहीं करा जाएगा, प्रीमेच्योर विड्रॉल के ऊपर प्रीमेच्योर विड्रॉल की पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लेमेंट, नो पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ द टर्म डिपॉजिट शैल बी लेविड इफ द पीरियड एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। इसके अंदर एक एग्रीगेट अमाउंट की भी है, बेसिकली वही की, अगर जैसे 1 लाख वाली मैंने एग्जांपल ली थी, वो अगर तो उसका दोनों का पीरियड भी सेम रहना चाहिए, टोटल अमाउंट भी सेम रहना चाहिए। अगर 1 लाख की एफडी आपने जितनी मर्जी उसकी स्प्लिटिंग करवा ली और टोटल उसका 1 लाख की मैच्योरिटी रहनी चाहिए, तो उस केस के अंदर पेनल्टी नहीं लगेगी। सेम प्रोविजन हमने ऊपर भी डिस्कस करी थी, ठीक है। उसके बाद स्वैप कोस्ट के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, बैंक अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं जब प्रीमेच्योर विड्रॉल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एफसीएनआर अकाउंट को आरएफसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जाता है बाय नॉन रेजिडेंट इंडिया ऑन देयर रिटर्न्स टू इंडिया, उस केस के अंदर आपने पेनल्टी नहीं लगानी है। बट हमने जो ऊपर अभी ये प्रोविजन देखी थी कि अगर आपका मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो उसके अंदर आपको सेविंग टर्म बैंक वाला अकाउंट दिया जाए, सेविंग बैंक वाला इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वो चीज उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, बट उसके ऊपर आपने पेनल्टी चार्ज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर पर्सन क्या कर रहा है, अपना पैसा किसी और बैंक के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, बिजनेस को किसी और बैंक के अंदर लेके जा रहा है, उस केस में भी पेनल्टी आपने चार्ज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर अकाउंट्स खोले गए हैं अंडर द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट स्कीम, तो उस केस में बैंक्स क्या कर सकते हैं, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करी गई है कि आप क्या कर सकते हो, अपने बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हो, बट उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या है, ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो these were the provisions regarding the FCNR बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट। नेक्स्ट जो हम प्रोविजंस देख रहे हैं दैट आर सम प्रोहिबिशंस, कि बैंक्स के ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं कि बैंक कुछ फंक्शंस एज ये वाले फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो उसमें सबसे पहले है बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू पे एनी रेम्यूनरेशन, फीस, कमीशन, ब्रोकरेज और इंसेंटिव ऑन डिपॉजिट्स इन एनी फॉर्म और मैनर टू एनी इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट। बेसिकली आप अपने बैंक स्टाफ के अलावा किसी को रेम्यूनरेशन नहीं पे करोगे, किसी को फीस, कमीशन कुछ भी नहीं पे कर सकते अनलेस वो 3% है। 3% कौन कौन से, या तो आपने एजेंट एम्प्लॉय कर रखे हैं जो डोर टू डोर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट्स रिसीव कर रहे हैं, उनको आप कमीशन पे कर सकते हो। जो आपके डीएसएस होंगे या डिजिटल मार्केटिंग एजेंट्स होंगे उनको क्या कर सकते हो, कमीशन पे कर सकते हो, या जो आपके बिजनेस फैसिलिटेटर्स या बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स हो गए आप उनको रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो। इन तीनों के अलावा आप किसी को क्या नहीं करोगे, किसी भी तरीके की रेम्यूनरेशन, फीस और कमीशन पे नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद बैंक कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ चांस हो, बेसिकली लाइक लॉटरी, फ्री ट्रिप्स एक्सेट्रा आपने अलाउ नहीं करना है। बट जो हमारी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उसने ये अलाउ कर रखा है कि आप कोड ऑफ एथिक्स के अंदर रहते रहते डिपॉजिटर्स को क्या कर सकते हो, ₹250 तक के क्या कर सकते हो, उन्हें गिफ्ट दे सकते हो, जो कि इनएक्सपेंसिव गिफ्ट माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
बैंक्स को पैसा जुटाने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आना है, चाहे उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स की नीड पूरी करनी है या लोन ग्रांट करने हैं, उनको अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। उसके साथ साथ उन्हें अपने इंटरमीडिएट्स को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए लोन्स ग्रांट नहीं करने हैं। बेसिकली उन्हें ये इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करना है कि अगर आप हमारे पास डिपॉजिट लेके आओगे तो हम आपको इतना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस बैंक को अलाउ नहीं है। उसके बाद बैंक्स कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट या लिटरेचर जो कि डिपॉजिट्स को सोलिसिट कर रहा हो, उसके ऐसा इशू नहीं करना है जिसके अंदर आपने सिर्फ कंपाउंडेड यील्ड बताई हो। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो भी आपने क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। इट मीन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट शुड बी इंडिकेटेड इनवेरिएबली, कि वो आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है। उसके बाद आप इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते अदर देन द करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, तो आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई ऐसे डिपॉजिट जिसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ नहीं करा जाएगा वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसके बाद आप कोई भी कंपनसेशन है वो इनडायरेक्टली पे नहीं करोगे, आपको क्या करनी है, डायरेक्टली ही पे करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने किसी प्राइवेट फाइनेंसर या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी से ऐसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं जो कि क्या करेंगे, उनके एक्चुअल क्लाइंट्स को या तो अथॉरिटी दे दे या पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू अथॉरिटी दे दे, नॉमिनेशन दे दे, या बेसिकली उन डिपॉजिट्स के ऊपर कंट्रोल दे दे। इस तरीके के अरेंजमेंट्स के आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी पर्सन का बैंक टर्म डिपॉजिट है वो किसी और बैंक के अंदर है, उसके बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते, लोन इशू नहीं कर सकते। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि अगर किसी पर्सन को एफडी के अगेंस्ट लोन चाहिए तो जिस बैंक से उसको लोन चाहिए उस बैंक के अंदर ही क्या होनी चाहिए, उसकी एफडी होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो सेविंग अकाउंट सिर्फ कुछ एंटिटीज का ही खोल सकते हैं। कुछ एंटिटीज कौन कौन सी, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो इंडिविजुअल्स का, कर्ताज ऑफ एचयूएफ का, एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो शेड्यूल 1 के अंदर लिस्टेड है। शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज विच इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय द बैंक, उनके अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स के सेविंग अकाउंट खोले जा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटीज के अकाउंट आप खोल सकते हो। उसके बाद सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या किसी और लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी क्या कर सकते हो, आप उनके सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं या किसी भी जो या कंपनीज एक्ट के अंदर जो क्या है इनकॉर्पोरेट करी गई हैं, उनके आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो जिनके ऊपर इनकम टैक्स कंप्लीटली एग्जम्प्ट करा जाता है, जिनका नाम सेक्शन 26 सब सेक्शन एच ऑफ इनकम टैक्स के अंदर आता है, उसके उनके भी क्या कर सकते हो, आप अकाउंट्स खोल सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा के भी आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, जिसको हम DWCRA कहते हैं, उनके भी आप क्या कर सकते हो, सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हो। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जिनका बेसिकली काम क्या है, सेविंग हैबिट्स मेंबर्स के अंदर प्रमोट करनी है, उनके भी आप क्या कर सकते हो, सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हो। उसके बाद कोई फार्मर्स क्लब्स हैं या जिनको हम विकास वॉलंटियर वाहिनी बोलते हैं, VVV, उनके भी आप क्या कर सकते हो, सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हो। इनके अलावा किसी और के आपने क्या करने हैं, सेविंग अकाउंट्स नहीं खोलने हैं। ठीक है। इसके अंदर जो मेन प्रोविजन हमने देखी है कंपनीज की है, कंपनीज के नॉर्मली सेविंग अकाउंट नहीं खोले जाते हैं, बट ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनीज है, सेक्शन 8 कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उनके क्या कर सकते हो, अकाउंट्स खोल सकते हो अंडर द प्रोविजंस, उनके सेविंग अकाउंट आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद बैंक्स ने क्या नहीं करना है, कोई ऐसा फंड जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगा विद कंसल्टेशन ऑफ डिपॉजिटर्स, आपने ऐसा कोई फंड क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जम्पशंस आती हैं। एग्जम्पशंस में बेसिकली क्या है कि जो हमने ऊपर पैराग्राफ के अंदर प्रोहिबिशंस पढ़ी थी, इन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। सबसे पहले कोई ऐसा डिपॉजिट जो बैंक ने रिसीव करा है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल नोटिस टर्म मनी मार्केट बोथ एज लेंडर्स एंड बोरोवर्स, उनके ऊपर प्रोहिबिशंस अलाउड नहीं होंगी। उसके बाद कोई ऐसा बैंक, ऐसे पर्सन, ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपने क्या करा है, डिपॉजिट रिसीव करा है, जिनके पास क्या है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, उनके ऊपर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होने वाली हैं। उसके बाद अगर डिपॉजिट रिसीव हुए अंडर द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम 1988 फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन परसुएंस ऑफ द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 54, सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 54B, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44D, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54F एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 54G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उस केस के अंदर भी आपने क्या करना है, ये प्रोहिबिशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये बेसिकली सेक्शंस कौन से सेक्शंस हैं, एक इनकम टैक्स के अंदर स्कीम यूज होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आपको सपोज कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन मतलब सपोज एक बिल्डिंग एग्जांपल लेते हैं, आपने एक बिल्डिंग बेची, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन को आप बचा सकते हो, उसकी पेमेंट को, अगर उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है कि अगर
आपको जो पैसा रिसीव हुआ है आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। एंड इन केस आप टाइम के अंदर उन प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा पैसा अंडर द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा के अपनी एग्जम्पशंस को क्लेम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जो डिपॉजिट्स की बात हो रही है वो उन डिपॉजिट्स की बात हो रही है कि आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करा है, डिपॉजिट्स के अंदर पैसा रखा है। तो अगर ऐसे डिपॉजिट्स है उनके ऊपर ये प्रोहिबिशंस एप्लीकेबल नहीं होने वाली हैं। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स के अंदर आपको कोई डिपॉजिट रिसीव हुआ है तो उसके अंदर भी कोई आपको प्रोहिबिशन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। उसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है ऑन डिलेड कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, ड्राफ्ट, बिल्स, टेलीग्राफ एटसेट्रा, उस केस के अंदर आपको जो पेमेंट अलाउ करी गई है आप उस केस के अंदर जो फीस काइंड ऑफ होगी वो आप पे कर सकते हो। बाकी जो हमने ऊपर 3 केसेस पढ़े थे उसके अलावा आप किसी भी पर्सन को फी रेम्युनरेशन वगैरह पे नहीं करोगे। सो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर एंड। हम क्या करते हैं, जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करा है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम इंटरेस्टेड ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट्स के अंदर कि किन किन डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्टेड किस तरीके से पे करा जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ी। सबसे पहले बल्क डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट जिनका अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रूरल कमर्शियल बैंक में 15 लाख से ज्यादा है। उसके बाद कंपोजिट कैश क्रेडिट, कंपोजिट कैश क्रेडिट मतलब ऐसा क्रेडिट जिसके अंदर कैश क्रेडिट के फीचर्स और सेविंग मॉड्यूल के फीचर्स भी होंगे। करंट अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट के अंदर कोई भी कितने विड्रॉल करे जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इनके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे नहीं करा जाएगा। डेली प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिनके एंड ऑफ द डे बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे करा जाएगा। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट जो कि होंगे विड्रॉल ऑन डिमांड। उसके बाद डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट्स, एसेट रुपी डिपॉजिट चाहे वो सेविंग अकाउंट हो एंड या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो जिनको रुपी अकाउंट के अंदर मेंटेन करा जा रहा है। फैमिली की डेफिनेशन जो बैंक सर्विस स्टाफ रेगुलेशन के अंदर दी गई है सेम हम मानेंगे। एफसीनियर बी अकाउंट की डेफिनेशन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2000 के अंदर दी गई है सेम डेफिनेशन हम यहाँ कंसीडर करने वाले हैं। नोटिस डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट जो कि विड्रॉल करे जा सकते हैं आफ्टर गिविंग ऑफ 1 डे नोटिस, आप उसको क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। एनआरई एनआर अकाउंट एंड आरआरसी अकाउंट की डेफिनेशन जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस के अंदर दी गई है सेम डेफिनेशन हम यहाँ कंसीडर करने वाले हैं। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट जिनके अंदर विड्रॉल ऑफ नंबर ऑफ विड्रॉल्स एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स के ऊपर क्या लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है एंड उनके ऊपर क्या करा जाएगा, इंटरेस्ट आपको पे करा जाएगा एंड ये क्या होंगे, डिमांड डिपॉजिट की तरह वर्क करेंगे। इसके अंदर सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड बीएसबीडी अकाउंट्स को इंक्लूड करा जाएगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक जिनका नाम सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक के अंदर आता है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन के अंदर कवर करे जाते हैं। टर्म डिपॉजिट्स ऐसे अकाउंट होते हैं जो इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट्स होते हैं एंड जिनका जो विड्रॉल है एक फिक्स पीरियड के बाद अलाउ करा जाता है। इसके अंदर रिकरिंग कम्युलेटिव एन्युटी, रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एंड कैश सर्टिफिकेट्स इंक्लूड करे जाते हैं। उसके बाद बैंक को क्या करना है, इंटरेस्ट रेट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है जो कि बैंक के द्वारा इंप्रूव होगी एंड जो भी इंटरेस्ट डिसाइड होगा वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सभी की सभी जगह पे क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो स्ट्रिक्टली एज पर शेड्यूल होने चाहिए एंड कोई भी उसके अंदर क्या नहीं चाहिए, नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट होंगे वो रीजनेबल, कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर रुपये डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपने क्या करना है, नियरेस्ट रुपये में उनको राउंड ऑफ कर देना है। एंड अगर आप एफसीआर बैंक डिपॉजिट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपने नियरेस्ट डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने क्या करना है, उनको राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, इन केस नॉन वर्किंग डिपॉजिट, नॉन बिजनेस वर्किंग डे के ऊपर टर्म डिपॉजिट की क्या होती है, मैच्योरिटी होती है, तो उस केस के अंदर जो नॉन वर्किंग बिजनेस डे का जो इंटरेस्ट है वो क्या करेगा, बैंक के द्वारा पे करा जाएगा। उसके बाद अगर एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट तो ये माना जाएगा कि सेम कंडीशंस ही एप्लीकेबल हो रही है, सेम इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट जिनके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा। इन केस करंट अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड था, उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में उस अकाउंट के अंदर जितना पैसा पड़ा है जब तक उसकी पेमेंट नहीं करी जाती उसके ऊपर सेविंग डिपॉजिट्स के वाला इंटरेस्ट आप क्या पे कर सकते हो। सेविंग डिपॉजिट के केस में डेली प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट पे करा जाएगा। ₹1 लाख तक आपने यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट पे करना है। ₹1 लाख के ऊपर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल रेट अलाउ कर सकते हो। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है आपने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर करना है। टर्म डिपॉजिट के केस के अंदर इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट एंड साइज ऑफ डिपॉजिट। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट जो है मिनिमम 7 डेज का होना चाहिए एंड जो साइज ऑफ डिपॉजिट के डिक्रिशनरी रेट है वो सिर्फ बल्क डिपॉजिट्स के ऊपर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर बैंक कोई डिपॉजिट है वो बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर खोले गए उसके अंदर डिफरेंशियल रेट अलाउ नहीं करा जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे अकाउंट जिनकी मैच्योरिटी, जिनका अमाउंट 15 लाख से उससे ज्यादा का है, उस केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉल के ऑप्शन डिनाई कर सकते हो। बट ऐसे अकाउंट जिनकी वैल्यू ₹15 लाख है उनसे कम है, उसके अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी आपको देनी ही देनी है। ठीक है, इस केस के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से पे करा जाएगा कि अगर वो एफडी अगर प्री मैच्योर विड्रॉल हुआ है तो प्री मैच्योर विड्रॉल होने के पीरियड तक कितने टाइम तक आपके पास वो एफडी रही है उसके बेसिस आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। इन केस मिनिमम पीरियड स्पेसिफाइड से पहले ही उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, विड्रॉ हो जाता है
तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा। आप क्या कर सकते हो, एडिशनल इंटरेस्ट पे कर सकते हो टू योर ओन स्टाफ या सीनियर सिटीजन। 1% का इंटरेस्ट उसके अंदर अलाउ करा गया है। अगर आप अपने स्टाफ को पे कर रहे हो तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन बेसिकली क्या है कि जब तक पर्सन एलिजिबल है तब तक आप क्या करोगे, उसको इंटरेस्ट पे करोगे। जब उसकी इन केस उसकी जो एलिजिबिलिटी वो सीज हो जाती है, तो जब तक टर्म डिपोजिट मेच्योर नहीं होता तब तक आप क्या करोगे, उसको इंटरेस्ट पे करोगे। इन केस इंप्लॉइज डेपुटेशन के ऊपर आए हैं तो जितना उसका पीरियड ऑफ डेपुटेशन है तब तक आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। इन केस अमलगमेशन होता है तो ये माना जाएगा, तो नया वाला बैंक भी क्या कर सकता है, एडिशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर नया वाला बैंक के अंदर वो इंप्लॉई पहले इंप्लॉई होता तो उसको कितना इंटरेस्ट पे किया जाता, उससे ज्यादा आप उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और लोगों को एडिशनल इंटरेस्ट पे कर सकते हो, बट आपने डिक्लेरेशन लेनी है कि जो पैसा है वो क्या है, उनसे ही रिलेट करता है, वो क्या क्या केसेस हैं। अगर डिपॉजिट किया जाता है मेंबर और रिटायर्ड मेंबर ऑफ द बैंक स्टाफ या स्पाउस ऑफ द डिसीज मेंबर ऑफ डिसीज रिटायर्ड मेंबर ऑफ द बैंक स्टाफ और एन एसोसिएशन और फंड जिसका क्या है बैंक स्टाफ मेंबर है। उसके बाद सीनियर सिटीजन के केस में आप क्या कर सकते हो, उन्हें एडिशनल इंटरेस्ट पे कर सकते हो। बट सीनियर सिटीजन अगर करता है एचयूएफ का, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, एडिशनल इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना है। उसके बाद बैंक क्या कर सकते हैं, अगर उनके रिटायर्ड स्टाफ को एडिशनल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उन्हें एडिशनल सीनियर सिटीजन वाला इंटरेस्ट भी पे करा जा सकता है। ठीक है, ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स के केस के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स का पैसा सेविंग डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करा जाएगा जब तक क्या है वो एफडी ओवरड्यू रहने वाली है। फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट के केस में क्या करना है, आपने अपने इंटरेस्ट को एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ डायरेक्टली लिंक कर देना है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आप सेविंग डिपॉजिट के केस में आपने क्वार्टरली बेसिस या शॉर्टली इंटरवल के बेसिस पे इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट जो कि फ्रोज किए गए हैं बाय एनी एनफोर्समेंट अथॉरिटी, उस केस में भी आपने इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल्स उसके अंदर पे करते रहना है। इन केस डिसीज डिपोजिटर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर जो पैसा है वो आपने क्या करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करना है सब्जेक्ट टू द जनरल कंडीशंस। उसके बाद जो कैश क्रेडिट अकाउंट कंपोजिट कैश क्रेडिट अकाउंट होंगे ऑफ द फार्मर, उसके अंदर जो भी मिनिमम क्रेडिट बैलेंस होगा उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है फ्रॉम द 10th टू द लास्ट डे ऑफ द ईच कैलेंडर मंथ ऑन द मंथली बेसिस। उसके बाद अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ द टर्म डिपॉजिट, उसके रिगार्डिंग अगर पेनल्टीज लगानी है तो उसकी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए एंड बोर्ड के द्वारा वो अप्रूव होनी चाहिए। जो कंपोनेंट्स है पेनल्टी के वो आपने कस्टमर को बताने, इनकेस आपने नहीं बताया तो आप उसे पेनल्टी रिसीव नहीं कर सकते हो। इनकेस वो स्प्लिटिंग करवा रहा है ऑफ द डिपॉजिट एंड स्प्लिटिंग के बाद ना उसकी टर्म चेंज हो रही है ना उसका अमाउंट चेंज हो रहा है, उस केस के अंदर आप पेनल्टी नहीं लगाओगे। उसके बाद अगर पर्सन ने क्या करा है, अपना बिजनेस ही किसी और बैंक के अंदर शिफ्ट कर दिया है, उस केस में भी आपने पेनल्टी नहीं लगानी है। उसके बाद रिपीट डिपॉजिट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट के अकाउंट के केस के अंदर अगर एनआरई या एनआरओ डिपॉजिट्स अकाउंट्स हैं तो उस केस में जो सेविंग डिपॉजिट्स अगर अकाउंट है तो जो डोमेस्टिक सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर रेगुलेशन लगती है, सेम रेगुलेशन इसके ऊपर अप्लाई होने वाली हैं। उसके बाद टर्म डिपॉजिट्स के केस में जो इंटरेस्ट है वो वेरी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट एंड साइज ऑफ डिपॉजिट। सेम जो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के केस के अंदर पड़ गया था सेम प्रोविजन है, बट इसके अंदर हमने ये इंश्योर कराना है कि अगर आप जब एनआरई टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर जो पैसा पे कर रहे हो तो वो पैसा कंपेरेबल डोमेस्टिक रूपी टर्म डिपॉजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल इंटरेस्ट रेट की प्रोविजन थी वो एनआरई एनआरओ अकाउंट्स को एप्लीकेबल नहीं होगी। इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ एनआरई एनआरओ अकाउंट्स उसमें भी आपने क्वार्टरली या शॉर्टल इंटरवल्स के ऊपर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देना है। उसके बाद अगर एनआरई अकाउंट्स को आरएफसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जाता है एंड अगर एनआरई अकाउंट मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर तक ऑपरेट नहीं हुआ है तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो सेविंग डिपॉजिट के वाला इंटरेस्ट आपको पे करा जाएगा। बट अगर आपका 1 ईयर पास हो चुका है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उसके ऊपर पैसा पे करा जाएगा। ठीक है, एनआरई सेविंग अकाउंट्स के केसेस के अंदर किसी भी तरीके का आप लियन नहीं लगा सकते। उसके बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल के केस के अंदर बैंक ने क्या करना है, पेनल्टी लगाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है एंड उसको बोर्ड से अप्रूव करवाना है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ पेनल्टीज आपने क्या करने हैं, डिपॉजिटर को बताने हैं। इनकेस आपने नहीं बताया तो आप उसे रिसीव नहीं कर सकते हो। अगर एनआरई अकाउंट का पैसा आरएफसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जा रहा है पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। बट अगर एनआरई अकाउंट का पैसा एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जा रहा है तो उसके अंदर आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। उसके बाद अगर डिपॉजिटर डिसाइड करता है कि जो अपना बैंक बिजनेस है वो किसी और बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है, उस केस के अंदर भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर किसी डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उसके अगर उसका पैसा पड़ा है एनआरई अकाउंट के अंदर तो एनआरई अकाउंट का पैसा क्लेमेंट क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एंड उस केस के अंदर जितना पैसा उसके अकाउंट में पड़ा है मेच्योरिटी के बाद जितने पीरियड तक उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी उसको ये माना जाएगा कि वो डोमेस्टिक रूपी टर्म डिपॉजिट है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स। उसके अंदर किस तरीके से पेमेंट करी जाएगी, तो जनरल कंडीशन हम देखने वाले। जनरल कंडीशन क्या है, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट सबसे पहले क्या हो सकते हैं, 1 साल से लेकर 2 साल तक, 2 साल से 3 साल तक, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल और 5 साल मैक्सिमम 5 साल के डिपॉजिट एक्सेप्ट करे जाएंगे एंड आरडीज या रेकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी। उसके बाद साइज ऑफ
डिपॉजिट्स आप डिसाइड कर सकते हो ऑन द बैंक अपने बेसिस के ऊपर, करेंसी वाइज मिनिमम क्वांटम ऑन विच डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी ऑफर्ड कैन बी डिसाइडेड बाय द बैंक। ठीक है, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट अलाउ करने हैं वो ओवरऑल सीलिंग के बेसिस पे आपने अलाउ करने हैं। फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट तो उसके ऊपर स्वैप रेट की सीलिंग लगने वाली है। अगर आपके फिक्स रेट वाले डिपॉजिट है तो उसके ऊपर लाइबोर रेट की सीलिंग लगने वाली है। जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने 6 महीने के अंदर पे करना है। जो लिबोर और स्वैप रेट्स है वो आप जिस महीने के लिए आपने लेने हैं तो उससे पिछले महीने के लास्ट डे के ऊपर जो रेट थे वो आपने लेने हैं। जो आप रेट्स लोगे वो जो FEDI जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो रेट प्रेस्क्राइब या कोट करेगी वो अपने रेट्स लेने हैं। जो सीलिंग लगाई जाएगी वो सीलिंग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ डिपॉजिट लगाई जाएगी। अगर आपका पीरियड ऑफ डिपॉजिट 1 to 3 इयर्स है तो आप मैक्सिमम जो रेट है वो लाइबोर या स्वैप रेट जो भी एप्लीकेबल होगा प्लस 200 बेसिस पॉइंट अलाउ कर सकते हो। एंड अगर 3 to 5 इयर्स है तो लाइबोर या स्वैप रेट प्लस 300% अलाउ कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, ये माना जाएगा कि ईयर के अंदर 360 डेज है और उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने 1 डेज के इंटरवल्स के ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ FCNR बी अकाउंट के केस के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। अगर मैच्योरिटी पीरियड और रिन्यूअल पीरियड के बीच में 14 डेज पास नहीं होते हैं तो बैंक क्या करेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी या डेट ऑफ रिन्यूअल को कंपेयर करके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेगा। जो भी लोअर होगा रिन्यूअल अकाउंट के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन केस ये पीरियड पास हो जाता है, जो आपकी FD है या टर्म डिपॉजिट है वो ओवरड्यू रह जाता है तो उसको एज अ फ्रेश टर्म डिपॉजिट मान के उसको उस तरीके से डील करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रिन्यूअल के बाद वो पर्सन क्या कर रहा है, मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम से पहले ही अपना पैसा विड्रॉ करवा लेता है तो जो आपने ओवरड्यू पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट पे करा है आप क्या कर सकते हो, उसको रिकवर कर सकते हो। उसके बाद अगर FCNR बी अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, जिस पर्सन का पैसा है उसकी डेथ हो जाती है या अगर वो पैसा जॉइंट अकाउंट के अंदर खड़ा था तो किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर अगर पैसा मैच्योरिटी के ऊपर पे करा जा रहा है तो आपने कॉन्ट्रैक्टेड डेट के ऊपर पैसा पे करना है। अगर मैच्योरिटी डेट से पहले पे करा जा रहा है तो आपने कॉन्ट्रैक्टेड डेट पे ऊपर पैसा पे ना करते हुए जितने पीरियड के लिए वो FD आपके अकाउंट में थी उसके ऊपर आपने पैसा पे करना है एंड कोई भी पेनल्टी आपने चार्ज नहीं करनी है। या उसके अलावा अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है बट आपने पैसा मैच्योरिटी के बाद क्लेम करा है तो जब तक मैच्योरिटी है तब तक आपने कॉन्ट्रैक्टेड डेट तक पे पैसा पे करना है एंड जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी उसके ऊपर आपने सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। ठीक है, उसके बाद अगर जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ होती है आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होंगे एज पर द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट स्कीम के अंदर सेविंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे वो आपने मैच्योरिटी से लेके पेमेंट की डेट तक आपने क्या करने हैं, पे करने हैं। इन केस जो क्लेमेंट्स है वो क्या है, रेजिडेंट्स है तो सारे के सारे पैसे को क्या किया जाएगा, इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड जो इंडियन रुपीज के ऊपर सेम इंटरेस्ट रेट पे करे जाते हैं सेम इंटरेस्ट रेट इसके अंदर क्या करे जाएंगे, पे करे जाएंगे। इन केस FCNR अकाउंट को RFC अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो उस केस के अंदर क्या है, इंटरेस्ट रेट आप पे कर सकते हो बट अगर उसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो उस केस में जो इंटरेस्ट पे करा जाएगा वो एज पर सेविंग बैंक डिपॉजिट पे करा जाएगा। इन केस अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड अब उससे अबव जाके पूरा हो चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, उसके बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स के केस के अंदर इन अकाउंट्स के केस के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो बट अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जाता है बिफोर द मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा। उसके बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट के केस में जो पेनल्टी है वो किस तरीके से लगानी है उसके लिए आपको क्या करनी है, कॉम्प्रेसिव पॉलिसी बनानी है, बोर्ड से क्या करानी है, अप्रूव करवानी है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स ऑफ पेनल्टी होंगे आपने कस्टमर्स को बताने हैं, इनकेस आपने नहीं बताया तो आप उनसे वो पेनल्टी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ FCNR केस के अंदर पेनल्टी लगाई जाएंगी जब डिपॉजिटर इंडिया के अंदर आएगा फॉर द परमानेंट सेटलमेंट या उसने अपने FCNR पैसे को क्या करा है, NRE डिपॉजिट्स के अंदर कन्वर्ट कराया है। हमने अभी ये भी देखा कि अगर NRE डिपॉजिट्स का पैसा FCNR बी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कराया जाएगा तो भी पेनल्टी लगेगी। सिमिलरली अगर FCNR का पैसा NRE अकाउंट के अंदर कराओगे तो भी क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। इन केस अगर स्प्लिटिंग करी जाती है तो सेम जो स्प्लिटिंग की प्रोविजन थी ऊपर पड़ गए, सेम क्या होने वाली, एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद स्वैप कोस्ट को रिकवर करने के लिए बैंक क्या कर सकते हैं, अपनी डिसीजन के बेसिस के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर FCNR अकाउंट का पैसा RFC अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जाता है उस केस के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगर डिपॉजिटर अपना बैंक बिजनेस किसी और बैंक के अंदर ट्रांसफर करे तो उस केस में भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को फ्रीडम दी गई है कि अगर डिपॉजिट खोले गए अंदर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट स्कीम तो उस केस में वो इंटरेस्ट अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं बट उसके लिए क्या करना है, उनके कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है एंड उसको क्या करना है, बोर्ड से अप्रूव करवाना है। उसके बाद बैंक्स के ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस है कि बैंक को कौन कौन से काम नहीं करने हैं। तो सबसे पहले बैंक को अपने स्टाफ के अलावा किसी को रेम्यूनरेशन, फीस, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा नहीं पे करना है बट वो किस किस को पे कर सकते हैं, अगर डोर टू डोर डिपॉजिट्स के लिए अगर उन्होंने कोई एजेंट एम्प्लॉय करा है, उनके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स या डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स हैं या उनके कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है, उनको पे कर सकते हैं। कोई उनको ऐसा प्रोडक्ट नहीं देना जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ चांस हो, बेसिकली लॉटरी वगैरह, लॉटरी ट्रिप्स, ऐसे कोई सिस्टम उन्होंने नहीं रखना है बट वो इनएक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑफ
अप टू ₹250 क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, डिपॉजिटर्स को दे सकते हैं। बैंक्स को अनएथिकल प्रैक्टिसेस पे नहीं जाना है ताकि वो क्या कर सके, क्रेडिट नीड्स को पूरा कर सके। उसके अलावा जो इंटरमीडिएटरीज होंगे उनको डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए उनको लोन ग्रांट नहीं करने हैं। उसके अलावा जब बैंक डिपॉजिट को सोलिसिट कर रहे हैं या उनको एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उस केस में उनको जो सिंपल इंटरेस्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो भी उन्हें बताना है, सिर्फ कंपाउंडेड यील्ड नहीं बतानी है। उसके बाद उन्होंने करंट अकाउंट के अलावा कोई भी ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा, या उन्होंने जो भी कंपनसेशन है वो डायरेक्टली पे नहीं करनी है। कंपनसेशन हमेशा क्या होगी, डायरेक्टली पे करी जाएगी। उसके अलावा उन्होंने प्राइवेट फाइनेंसर या इनकॉर्पोरेटेड बॉडी से किसी भी ऐसा डिपॉजिट रिसीव नहीं करना है जो कि क्या करे, उनके क्लाइंट्स को क्या कर दे, सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्लाइंट्स को क्या करे, राइट्स प्रोवाइड करे। उसके बाद उनको किसी और बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स मेंटेन करे गए हैं उसके अगेंस्ट क्या नहीं करना है, एडवांसेस अलाउ नहीं करने हैं। उसके अलावा सेविंग अकाउंट्स आप सिर्फ इंडिविजुअल्स, करता ऑफ एचयूएफ या शेड्यूल 1 के अंदर जो एंटिटीज हैं उनके ही खोल सकते हैं। उसके बाद जो एग्जम्पशन है वो किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको परमिशन है कि वो कॉल नोटिस टर्म के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जिन्हें मिला हो, कैपिटल गेन स्कीम के अंदर अकाउंट खोले गए हो, या जिनके पास क्या हो, सर्टिफिकेट डिपॉजिट स्कीम हो। ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो ऑन डिलेड कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, ड्राफ्ट, बिल, टेलीग्राफ, मेल ट्रांसफर्स एटसेट्रा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वो खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।